माइक बैनिंग शैडोज और ड्यूटी का आदमी था। उसकी दुनिया प्रोटोकॉल का एक फोर्ट्रेस थी। उसका मकसद सिंपल था, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना। वह प्रेसिडेंट का गार्जियन एंजल था, हमेशा मौजूद, हमेशा देखता हुआ, हमेशा तैयार। लाइफ शांत मोमेंट्स की एक सीरीज थी जिसमें पोटेंशियल डेंजर की हमेशा रहने वाली हमिंग होती थी। हर क्राउड अनजान चेहरों का एक समंदर था, हर हैंडशेक एक कैलकुलेटेड रिस्क। माइक के लिए यह सिर्फ एक जॉब नहीं थी, यह उसकी पूरी एक्सिस्टेंस थी। उसने पर्सनल कनेक्शंस और एक शांत लाइफ को इस सिंगल बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सैक्रिफाइस किया था, सर्विस के प्रेडिक्टेबल रिदम में। और जिस आदमी को वह प्रोटेक्ट करता था, प्रेसिडेंट एलन ट्रम्बल, उस पर अटूट भरोसे में एक अजीब कंफर्ट पाता था। एक शांत दोपहर आसमान उनके खिलाफ हो गया। प्रेसिडेंट ट्रम्बल एक शांत झील के पास फिशिंग करके शांति का एक रेयर मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। अचानक हवा एक हाई पिच वाली वाइन से फट गई। यह एक ऐसी आवाज थी जो नेचर में नहीं होनी चाहिए थी। ड्रोन का एक झुंड गुस्से वाले मैकेनिकल हॉर्नेट्स की तरह बादलों से नीचे आया। वे जानलेवा प्रेसिडेंट के साथ आगे बढ़े। उनका मिशन क्लियर और टेरिबल था। अफरा तफरी मच गई। शांत फिशिंग ट्रिप एक पल में बैटलफील्ड बन गई। माइक ने प्योर इंस्टिंक्ट से रिएक्ट किया। एक ब्लर ऑन ऑफ मोशन जैसे ही उसने प्रेसिडेंट को शील्ड किया, दुनिया एक्सप्लोजन्स, धुएं और मशीनों के डरावने बज में घुल गई। जब धुआं छटा तो सीन तबाही का था। प्रेसिडेंट गंभीर रूप से घायल थे, जान के लिए जूझ रहे थे, और माइक बैनिंग प्रोटेक्टर मलबे के बीच खड़ा अकेला एजेंट था। लेकिन उसका सर्वाइवल एक मिरेकल के रूप में नहीं देखा गया, इसे गिल्ट के साइन के रूप में देखा गया। सबूत ठंडे कैलकुलेटिंग स्किल के साथ प्लांट किए गए, सीधे उसी की ओर इशारा कर रहे थे। उसके अपने कम्युनिकेशन डिवाइस अटैक से जुड़े हुए थे। जिस आदमी ने अपनी लाइफ प्रेसिडेंट को शील्ड करने में लगा दी थी, अब उस पर उनकी हत्या की कोशिश का आरोप था। उसकी दुनिया जो कभी इतनी स्ट्रक्चर्ड और क्लियर थी, लाखों शार्प कंफ्यूजिंग पीसेस में बिखर गई। जिस सिस्टम की उसने इतनी ईमानदारी से सेवा की थी, वह डरावनी स्पीड से उस पर पलट गया। एफबीआई, उसके पुराने सहयोगी, अब उसे देश का सबसे वांटेड भगोड़ा मानते थे। उनकी नजरों में वह एक गद्दार था। माइक जानता था कि उसके पास टाइम नहीं है। रुकना मतलब पकड़े जाना, हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना। उसे भागना था। वह सिकुड़ते जाल से फिसल गया। एक भूत उन शैडोज में गायब हो गया जिन पर वह कभी कमांड करता था। हर न्यूज चैनल पर उसका चेहरा फ्लैश हो रहा था। हर पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढ रहा था। वह अकेला था, कानून और उन असली साजिशकर्ताओं द्वारा शिकार किया जा रहा था जिन्हें अपने सीक्रेट्स को दफन रखने के लिए उसे मरा हुआ चाहिए था। भागते हुए कहीं और जाने की जगह नहीं थी। माइक के थॉट्स एक ऐसी जगह पर चले गए जिससे वह लंबे समय से बचता आ रहा था। घने शांत जंगल में छिपी एक दूर दराज की केबिन। यह उसके पिता क्ले बैनिंग का घर था। क्ले दूसरे समय का आदमी था, एक कठोर वेटरन जिसने दुनिया और अपने बेटे से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था। उनका रिश्ता एक खंडहर था, अनकहे शब्दों और सुलगते गुस्से के सालों से टूटा हुआ था। माइक ने उसे सालों से नहीं देखा था। उसे यह भी नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है या नहीं। लेकिन हताशा एक शक्तिशाली गाइड थी और इसने उसे अपने पिता के दरवाजे पर घुमावदार, भूली हुई सड़क पर ले जाया। क्ले वहीं था, एकांत जीवन जी रहा था, जंगल की शांत गुनगुनाहट से घिरा हुआ था। वह माइक के अतीत का एक भूत था, एक आदमी उतना ही कठोर और अनियंत्रित जितना कि वह पहाड़ जिन्हें वह अपना घर कहता था। पुनर्मिलन गर्मजोशी भरा नहीं था, यह तनावपूर्ण था। दो अजनबियों की अजीब चुप्पी से भरा हुआ था जो एक ही खून साझा करते थे। क्ले ने अपने बेटे की ओर देखा, सहानुभूति से नहीं बल्कि थकी हुई सनक से। उसने खबरें देखी थीं। उसने एक ऐसे बेटे को देखा था जो उसकी नजरों में उसी मुसीबत में फंस गया था जिसके बारे में उसने हमेशा उसे चेतावनी दी थी। उनके बीच की हवा पुराने तर्कों के भूतों और टूटे हुए बंधन के दर्द से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही माइक ने अपनी हताश स्थिति समझाई, बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ बदल गया। क्ले, एक आदमी जो विश्वासघात और युद्ध की कठोर वास्तविकताओं को समझता था, उसने सुना। उसने अपने बेटे के फ्रैंटिक शब्दों में सच्चाई देखी, एक सच्चाई जिसे बाकी दुनिया देखने से इनकार कर रही थी। उसने अपने घर को एक किले में बदल दिया था, न केवल दुनिया के खिलाफ बल्कि ऐसे ही एक दिन के लिए। केबिन छिपे हुए जाल और विस्फोटकों से भरा हुआ था जो उसके पागलपन या शायद उसकी दूरदर्शिता का एक वसीयतनामा था। वह जानता था कि दुश्मन उसके बेटे के लिए आएगा और वह उनके लिए तैयार था। जंगल की शांति जल्द ही गिरी हुई पत्तियों पर बूटों की आवाज से टूट गई। असली हमलावर अत्यधिक प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों की एक टीम माइक को उसके पिता के दरवाजे तक ले आई थी। वे एक अकेले भगोड़े को घेरने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें एक युद्ध कठोर वेटरन के उनका इंतजार करने की उम्मीद नहीं थी। क्ले और माइक, योद्धाओं की दो पीढ़ियां, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सालों की चुप्पी और दूरी एक साझा दुश्मन के सामने पिघल गई। साथ में उन्होंने जंगल को एक घातक भूल भुलैया में बदल दिया। न केवल माइक के जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे, बल्कि इतने लंबे समय से टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने का मौका पाने के लिए भी लड़ रहे थे।
जंगल में लड़ाई क्रूर थी, लेकिन इसने उन्हें एक क्लू दिया। मर्सनरीज बहुत स्किल्ड थे, बहुत इक्विप्ड थे, जो कि सिंपल क्रिमिनल्स हों। वे प्रोफेशनल्स थे और गहराई में जाकर क्ले की ओल्ड स्कूल ग्रिट और माइक की मॉडर्न नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को सुलझाना शुरू किया। धागे उन्हें एक पावरफुल प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सैलेंट ग्लोबल तक ले गए और उसके हेड पर एक आदमी था जिसे माइक बहुत अच्छी तरह से जानता था, वेड जेनिंग्स। वह एक पुराना दोस्त था, आर्मी में उनके दिनों का एक फॉर्मर ब्रदर इन आर्म्स। ये सोचना कि वेड इसके पीछे हो सकता है एक ठंडी चोट थी, एक ऐसा धोखा जो किसी भी घाव से गहरा था। जेनिंग्स लालच और देशभक्ति की एक विकृत भावना से प्रेरित आदमी था। उसका मानना था कि देश को एक मजबूत हाथ की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जो निर्णायक रूप से काम करने से डरता ना हो। उसने ड्रोन हमले का आयोजन किया था, माइक को फंसाया था ताकि उस एकमात्र आदमी को हटा सके जो उसे रोक सकता था। उसकी योजना अपने खुद के पपेट वाइस प्रेसिडेंट को सत्ता में लाना था और फिर अपनी कंपनी के लिए भारी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का इनाम काटना था। वह वही मॉन्स्टर बन गया था जिससे वे कभी लड़े थे। जेनिंग्स के लिए युद्ध एक ड्यूटी नहीं थी, यह एक बिजनेस था और वह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील को क्लोज करने वाला था। माइक और क्ले जानते थे कि वे इस युद्ध को शैडोज से हमेशा नहीं लड़ सकते। उन्हें जेनिंग्स को उसका अंतिम कदम उठाने से पहले एक्सपोज करना था। योजना ऑडेशियस थी। उन्हें वापस वॉशिंगटन डीसी जाना था, उस हॉस्पिटल में घुसना था जहां प्रेसिडेंट ट्रम्बल को रखा गया था और जेनिंग्स के काम को खत्म करने के अंतिम हताश प्रयास को रोकना था। ये एक सुसाइड मिशन था। वे एक ऐसे शहर में जा रहे थे जो उनका शिकार कर रहा था, एक ऐसी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी से घिरी थी, एक ऐसे आदमी का सामना करने के लिए जो एक प्राइवेट आर्मी को कंट्रोल करता था। लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वापसी की यात्रा समय के खिलाफ एक तनावपूर्ण दौड़ थी। हर कदम खतरे से भरा था। वे एक विशाल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ दो आदमी थे, केवल अपनी बुद्धि और एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए। पिता और बेटे के बीच का बंधन जो कभी इतना नाजुक था, अब साझा खतरे की कसौटी पर गढ़ा गया था। क्ले जो दुनिया से भागा था, अब अपने बेटे को बचाने के लिए उसके दिल में वापस भाग रहा था। और माइक जिसने हमेशा सिस्टम पर भरोसा किया था, अब उस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा करना सीख रहा था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वे अब सिर्फ पिता और बेटा नहीं थे, वे पार्टनर्स थे। क्लाइमेक्स हॉस्पिटल के साफ तेज रोशनी वाले गलियारों में सामने आया। यह ठीक होने की जगह होनी चाहिए थी, लेकिन जेनिंग्स ने इसे एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। उसके भाड़े के सैनिकों ने कंट्रोल ले लिया। उनका लक्ष्य सिंपल था, प्रेसिडेंट ट्रम्बल और किसी भी गवाह को खत्म करना। लेकिन उन्होंने माइक बैनिंग को नहीं गिना था। वह अराजकता के बीच एक प्रेत की तरह घूम रहा था, एक अकेला आदमी जो प्रेसिडेंट के कमरे की ओर अपना रास्ता बना रहा था। अंतिम टकराव अनिवार्य था। माइक ने वेड जेनिंग्स का सामना किया, दोस्त के खिलाफ दोस्त, देशभक्त के खिलाफ गद्दार, देश के भविष्य के लिए एक हताश, हाथ से हाथ की लड़ाई में कुछ वफादार एजेंट्स और उसके पिता के समय पर हस्तक्षेप की मदद से माइक प्रेसिडेंट को आखिरी बार प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। उसने एक ऐसे आदमी की क्रूरता से लड़ाई की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और साबित करने के लिए सब कुछ था। जेनिंग्स और उसकी सेना को बेअसर कर दिया गया। साजिश दुनिया के सामने उजागर हो गई। सच्चाई जो कभी झूठ के पहाड़ के नीचे दबी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई। माइक बैनिंग भगोड़ा विजयी खड़ा था। वह अब गद्दार नहीं था बल्कि देश का हीरो था। उसका नाम सबसे नाटकीय तरीके से साफ हो गया था। उसने प्रेसिडेंट और उस देश को बचाया जिसे वह बहुत प्यार करता था। इसके बाद माइक को वह सब कुछ ऑफर किया गया जिसके लिए उसने कभी काम किया था। प्रमोशन, प्रशंसा, सम्मान का स्थान। वह ठीक हो रहे प्रेसिडेंट ट्रम्बल के बगल में खड़ा था, अटूट वफादारी और साहस का प्रतीक। उसकी प्रतिष्ठा बहाल हो गई, उसका सम्मान बरकरार था। उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस बार जीत अलग महसूस हुई। लड़ाई ने उसे कुछ महंगा पड़ा था। इसने उसे उस जीवन की नाजुकता दिखाई थी जिसे उसने बनाया था और उस जीवन के महत्व को जिसे उसने उपेक्षित किया था। सेवा के लंबे साल, लगातार खतरा ने अपना टोल लिया था। उसने अपने पिता को देखा, वह आदमी जो वह लगभग हमेशा के लिए खो चुका था, और एक अलग रास्ता देखा। एक चौराहे पर खड़े होकर माइक बैनिंग ने एक चुनाव किया। उसने अपना जीवन एक आदमी की रक्षा में बिताया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ऐसे और भी लोग थे जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता थी। उसका परिवार। उसने सम्मानपूर्वक अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह मोटरकेड के एड्रेनालाइन को घर की शांत शांति के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार था। उसकी सेवा का जीवन खत्म नहीं हुआ था, यह बस एक नया अध्याय शुरू कर रहा था। वह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि माइक बैनिंग के रूप में चला गया। एक बेटा और एक पिता, आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करने के लिए तैयार, अपना जीवन और वह परिवार जिसे वह खोने के इतने करीब आ गया था।